RS नर्सिंग ट्यूटर क्लासेस में। ठीक है, आज हम एक एमएसएन का एक इम्पोर्टेंट सिस्टम का एक इम्पोर्टेंट डिजीज के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। उस डिजीज का नाम है पेप्टिक अल्सर डिजीज। ठीक है, क्या नाम है? पेप्टिक अल्सर डिजीज। देखते हैं कि ये जो पेप्टिक अल्सर डिजीज है ये कितना इम्पोर्टेंट है इस सब्जेक्ट के लिए। ठीक है, क्यों? क्योंकि ये सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला सब्जेक्ट है जो एएनएम और बीएससी के अंदर क्या है कि पूछी जाती है। ठीक है, और क्या है कि हमारे इस चैनल पे आपको जो क्या बोलते हैं कि जो एकेडमिक क्लासेस रहेंगी अकॉर्डिंग टू सिलेबस, उसको क्या है यहाँ पे बहुत इजी वे में आपको समझाया जाएगा। ठीक है, तो टाइम ज्यादा न लेते हुए आज हम एक नए टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे। और आज से, हाँ, ये मैं बता दूं कि आज से आपको एकेडमिक क्लासेस बराबर मिलती रहेगी हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। ठीक है, तो बस आपको थोड़ा सा सपोर्ट चाहिए ताकि हम अपने जो नॉलेज के है आपको भी दे सके, ताकि आपको अब जो प्रॉब्लम्स हो रही है किसी भी टॉपिक को समझने के लिए, तो वो सारे टॉपिक्स को आपको यहाँ पे मैं एमएसएन से रिलेटेड एनी मतलब कोई भी क्वेश्चंस हो वो सब के सब मैं क्या कर दूंगा यहाँ पे आपको बहुत इजी वे में सॉल्व करा दूंगा और अच्छे से समझा दूंगा कि क्या उसका मीन्स मतलब होता है। ठीक है, तो आज हम एक नए टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं जिसका नाम है पेप्टिक अल्सर डिजीज। अब देखो पेप्टिक अल्सर डिजीज होता क्या है, मैं ऐसे ही एक ओवरव्यू आपको बता दूं कि पेप्टिक अल्सर डिजीज होता क्या है। देखो पेप्टिक अल्सर डिजीज में होता क्या है कि जो ये हमारा स्टमक है, ठीक है, ये स्टमक है, इस स्टमक का जो लाइनिंग है, ठीक है, लाइनिंग समझ रहे हो, स्टमक आपने पढ़ा भी होगा। यहाँ पे पाया जाता है कार्डियक इंस्फिंक्टर, और यहाँ पे पाया जाता है एक क्या, पाइलोरिक इंस्फिंक्टर। कौन सा? पाइलोरस इंस्फिंक्टर। ठीक है, अब देखो यहाँ पे ये जो लेयर्स होती है, ठीक, यहाँ यहाँ पे पीट पाया जाता है, छोटी छोटी पीट्स पाई जाती है, मतलब गड्ढे। पीट्स मतलब क्या होते हैं? गड्ढे होते हैं, और इस पीट्स के अंदर पाई जाती है पेराइटल सेल। और ये पेराइटल सेल करती क्या है? एचसीएल सिक्रीशन करती है। किसका करती है? एचसीएल का। कैसे करती है? विथ स्टिमुलेशन ऑफ, विथ स्टिमुलेशन ऑफ किसका? गैस्ट्रिन, गैस्ट्रिन हार्मोन। इस गैस्ट्रिन हार्मोन्स के स्टिमुलेशन से ये जो होता है ये क्या करता है? स्टिमुलेट करता है ताकि जो गैस्ट्रिन हार्मोन्स रहे, जो गैस्ट्रिन हार्मोन्स है उस गैस्ट्रिन हार्मोन्स के मदद से क्या कहते हैं, गैस्ट्रिन हार्मोन जो होती है, जैसे कि फूड हमारे स्टमक में जैसे जाता है तो स्टमक में फूड जाने से हमारा जो गैस जी सेल होता है जो पाइलोरिक एंट्रम में पाया जाता है, ठीक है, जी सेल पाई जाती है, वो जी सेल स्टिमुलेट होती है तो एक हार्मोन्स का सिक्रेशन करती है जिसे गैस्ट्रिन हार्मोन होता है। और ये गैस्ट्रिन हार्मोन्स क्या करता है? पेराइटल सेल को स्टिमुलेट करता है ताकि सीएल का क्या हो? सिक्रेशन हो। ये तो नॉर्मल पैटर्न हो गया। अब हम बात करते हैं इस डिजीज के बारे में कि इस डिजीज के अंदर होता क्या है। तो इंट्रोडक्शन में हम पहला हमारा जो पॉइंट है वो है क्या? इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन में देखो क्या है, पेप्टिक अल्सर डिजीज, पेप्टिक अल्सर डिजीज इज ए कॉमन गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल डिसऑर्डर। सबसे पहले कि क्या है, ये सबसे कॉमन पाया जाता है, ठीक, सबसे ज्यादा अगर डीआरटी में देखा जाए तो सबसे कॉमन आपको अल्सर देखने को मिल जाता है कि यार अल्सर हो गया, पेप्टिक अल्सर हो गया, ड्यूरिनल अल्सर हो गया, गैस्ट्रिक अल्सर हो गया, या तो आपको क्या हो गया, इसोफेजियल अल्सर हो गया। ठीक है, ये सबको मिला के बोल सकते हैं आपका पेप्टिक अल्सर डिजीज। अब इसको देखो क्या कर रहा है, डिसऑर्डर कैरेक्टराइज बाय द फॉर्मेशन ऑफ द अल्सर और या open sore in the lining of the stomach, first part of the small intestine, duodenum. It develop then the protective mucosal barrier disrupted, allow gastric acid and pepsin to the damage the अंडरलाइनिंग टिश्यू। अब देखो इसमें क्या कह रहा है कि जो ये कह रहा है सबसे पहले कि ये जो डिजीज है ये सबसे पहले मोस्ट कॉमन है, ठीक, मोस्ट कॉमन का मतलब ये है, इन सेंस कहने का मतलब है कि जो ये डिजीज है ये सबसे ज्यादा देखने को आपको मिलती है। और उसके बाद है क्या, ये जीआईटी का डिसऑर्डर, ये आपको भी पता है। अब इसके अंदर देखो होता क्या कि फॉर्मेशन ऑफ अल्सर, कहाँ पे फॉर्मेशन हो जा रहा है अल्सर या तो सोर हो जा रहा है, कहाँ पे? स्टमक की लाइनिंग पे।
जो स्टमक होती है उस स्टमक की लाइनिंग पे हो जाती है। मतलब आप ऐसे कह सकते हैं कि जैसे ये स्टमक है, ठीक, ये स्टमक है, तो स्टमक की आपको पता है जो ये इनर मोस्ट लेयर है उसको बोलते हैं लाइनिंग, ठीक। स्टमक की क्या होती है, लाइनिंग होती है। इस लाइनिंग में क्यों होती है, क्योंकि यहाँ पे जो एचसीएल होता है वो एचसीएल जब सिक्रीट होता है तो यहाँ पे एक प्रोटेक्टिव लेयर होता है, ठीक। स्टमक का क्या होता है, ये एक ऐसे म्यूकोसा का प्रोटेक्टिव लेयर होता है। किसका होता है, म्यूकोसा का। म्यूकोसा का एक प्रोटेक्टिव लेयर होता है। जब ये प्रोटेक्टिव लेयर क्या हो जाए, हट जाए, डिस्टर्ब हो जाए, क्योंकि ये एक बैरियर की तरह काम कर रहा है। किस तरह, बैरियर की तरह ये काम कर रहा है। अगर ये क्या हो जाए, हट जाए, तो उसकी वजह से क्या होता है कि जैसे ही हट जाता है तो उसकी वजह से जो ये एचसीएल यहाँ पे जब सिक्रीट होता है तो ये एचसीएल क्या होता है, यही प्रिवेंट करता है। अब एक तरह से ऐसे आप देख लो मैकेनिज्म, नॉर्मल मैकेनिज्म बात करो, जैसे ये लेयर है, मान लो स्टमक को मैंने कट कर दिया, उसके ऊपर एक ये ऐसे बैरियर का लेयर चढ़ा रहता है और यहाँ पे क्या है, एचसीएल सिक्रीट होता है, ठीक। एचसीएल क्या होता है, ये स्टमक के अंदर मतलब लेयर ऐसे, मतलब मान लो यहाँ से मैंने इसको कट करके इधर रिप्रेजेंट किया है, ठीक है। अब क्या है, जैसे ही एचसीएल आएगा यहाँ पे तो ये क्या होगा, एचसीएल डायरेक्ट टच नहीं कर पाएगा किसको, जो स्टमक लाइनिंग है या लाइनिंग को नहीं टच कर पाएगा तो उसको बर्न आउट नहीं कर पाता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है कि जो ये हमारा बैरियर है, म्यूकोसा का बैरियर है, ये म्यूकोसा का बैरियर ही क्या हो जाए, डिसरप्ट हो जाए। डिसरप्ट अलाउ सेंस की वो क्या हो जाए, जो प्रोटेक्टिव म्यूकोसा है वो हट जाए, किसी कारणवश हट जाए, ठीक है। कोई पॉजिटिव एजेंट क्या किया वहां पे उसको अफेक्ट कर दिया जिसकी वजह से वो हट गया, तो ये एचसीएल क्या होती है, डायरेक्ट जो म्यूकोसल लाइनिंग होती है उस लाइनिंग को क्या करती है, टच कर जाती है। और जैसे ही टच करेगी तो उसकी वजह से वहां पे क्या होगा, शोर हो जाएगा, समझ गए। जो स्टमक की जो लाइनिंग है उस लाइनिंग पे टच करते ही एचसीएल उसको क्या करेगा, वहां की सेल को क्या कर देगा, जला देगा, जिसकी वजह से वहां शोर हो जाएगा, ठीक है। उसी कंडीशन को हम बोलते हैं क्या, अल्सर, ठीक। अल्सर अल्सर बोलते हैं, ठीक है। और इसी अगर पूरे होल प्रोसेस की अगर बात करें तो इस पूरे को हम बोलते हैं क्या, पेप्टिक अल्सर डिजीज। क्योंकि यहाँ पे सिर्फ एचसीएल नहीं, पेप्सिन का भी रोल होता है। पेप्सिन और एचसीएल डायरेक्ट कांटेक्ट में आ जाते हैं हमारे स्टमक की लाइनिंग में और वो क्या करते हैं, जला देते हैं, ठीक। तो वो क्या करते हैं, डैमेज करते हैं। देखो यहाँ पे भी लिखा डैमेज अंडरलाइनिंग टिश्यू, जो वहां की टिश्यू होती है डैमेज कर देते हैं, जिसकी वजह से हमें क्या होता है, पेन होता है और हमें मतलब हमें फील होने लगता है, दर्द होता है, मतलब चेस्ट बर्न जैसा फील भी होने लगता है। चेस्ट बर्न नहीं कहते, जैसे कि हमारा स्टमक में जलन जैसा होने लगता है, ठीक है। क्यों, क्योंकि हमारी जो गैस्ट्रिक एसिड और पेप्सिन की वजह से जो हमारा अंडरलाइनिंग टिश्यू होता है स्टमक का वो क्या होता है, बर्न हो जाता है, ठीक है। अब हम ये तो मान लो नॉर्मली इसका क्या था, डेफिनेशन था। अब नेक्स्ट बात करते हैं हम इसके इंट्रोडक्शन पे। इंट्रोडक्शन का अगर हम बात करें तो देखो क्या है, पेप्टिक अल्सर डिजीज इज, पेप्टिक अल्सर डिजीज इज द डिफाइंड एज इरोजन। इरोजन मतलब होता है हट जाना, ठीक है, या हट जाना है, उखड़ जाना, इरोजन एंड अल्सरेशन, अल्सरेशन ऑफ द, इरोजन कितना होता है, अल्सरेशन ऑफ द गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल म्यूकोसा। अब देखो क्या कर रहा है कि अल्सरेशन हो जाए कहाँ पे, या इरोजन हो जाए कहाँ पे, जो गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल म्यूकोजा होती है वो म्यूकोजा क्या हो जाए, हट जाए। अब वो कैसे हो रहा है, इरोजन कैसे हो रहा है, वहां पे अल्सरेशन कैसे हो रहा है, कॉल्ड बाई एक्सेसिव सिक्रीशन ऑफ एचसीएल एंड पेप्सिन। अब एक्सेसिव सिक्रीशन किसका हो रहा है, एचसीएल का और उसका पेप्सिन का, और ये क्या करती हैं, ये इसके एक्सेसिव सिक्रीशन की वजह से जो म्यूकोसा, जो इंटेस्टाइनल म्यूकोसा है वो तो हट जाएगा, हटने की वजह से वहां पे क्या होगा, जो अल्सरेशन का फॉर्मेशन हो जाएगा, ठीक है। और किसकी वजह से होगा, बाय द गैस्ट्रिक म्यूकोसा, ठीक। मतलब कि जो एचसीएल है एंड पेप्सिन है ये गैस्ट्रिक म्यूकोसा को हटा देगा, जिसकी वजह से वो क्या करती है, जो स्टमक की लाइनिंग है उसको क्या करती है, जला देती है, और उसी कंडीशन को हम बोलते हैं पेप्टिक अल्सर डिजीज, ठीक है। और नेक्स्ट अगर ऐसे कह सकते हैं तो पेप्टिक अल्सरेशन अगर इन पार्ट ऑफ जीआईटी ट्रैक्ट, ठीक, इन कम्स इनटू द कांटेक्ट विद द गैस्ट्रिक जूसेस लाइक इसोफेजियल, स्टमक एंड ड्यूडेनल। अब देखो ये कह रहा है कि जो
पेप्टिक अल्सरेशन अगर होता है तो हमारे जीआईटी के पार्ट्स में कई जगह होता है, जैसे कहाँ कहाँ पे, जहां जहां पे गैस्ट्रिक जूस मतलब गैस्ट्रिक जूस हो, देखो गैस्ट्रिक जूस बोला क्यों, क्योंकि गैस्ट्रिक जूस में पाया जाता है एचसीएल। अब ये गैस्ट्रिक जूस क्या करता है, जैसे मान लो ये इसोफेगस हो गया, ठीक, अब इसोफेगस ये स्टमक हो गया, अब ये स्टमक हुआ, तो अब मान ले यहाँ का जो लोअर पार्ट है, इसोफेगस का लोअर पार्ट है, तो ये क्या होगा, रीगर्जिटेट होकर लोअर पार्ट में क्या कर दे, बल अल्सर कर दे, ठीक, अल्सर कॉज कर दे, तो इसको हम बोलते हैं ड्यूडेनल अल्सर। उसके बाद स्टमक के अंदर अल्सर कार कर दे तो इसको बोलते हैं हम गैस्ट्रिक अल्सर। फिर उसके बाद अगर ये यहाँ से ड्यूडेनम में आ जाए और यहाँ ड्यूडेनम का जो लाइनिंग होती है, म्यूकोसल लाइनिंग, उसको क्या कर दे, जला दे, तो उसको बोलते हैं ड्यूडेनल अल्सर। इस तरह से ये पूरे होल जो नाम मैंने अलग अलग बताए, ये सबको मिला के हम एक वर्ड इस्तेमाल करते हैं, क्या, पेप्टिक, पेप्टिक अल्सर डिजीज। समझ के, मतलब इसके अंदर क्या है, ड्यूडेनल अल्सर भी हो सकता है, गैस्ट्रिक अल्सर, और अगर जब भी अगर मोस्ट कॉमन माना जाए कि आप किसको मानेंगे, तो हमेशा आप याद रखिएगा ड्यूडेनल अल्सर। हमेशा अगर ऑप्शनल वाली कोई क्वेश्चन आएगी कि पेप्टिक अल्सर, मोस्ट कॉमन पेप्टिक अल्सर अगर बात किया जाए, तो आपको ड्यूडेनल अल्सर उसमें क्या करना है, सिलेक्ट करना होगा, ठीक है। अब बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट है टाइप्स ऑफ द पीयूडी। पेप्टिक अल्सर डिजीज के टाइप्स क्या है, तो टाइप्स में अगर पहली बात करें तो ऑन द बेसिस ऑफ द ऑनसेट, ऑनसेट के अनुसार किस तरह से ऑनसेट हो रहा है, तो इसमें पहला दिया है एक्यूट पेप्टिक अल्सर डिजीज। इसमें क्या होता है, इट इज एसोसिएटेड विथ सुपरफिशियली इरोजन एंड मिनिमल इंफ्लेमेशन फॉर शॉर्ट ड्यूरेशन। अब कह रहा है कि जो स्टमक की जो लाइनिंग होती है वहां पे क्या हो जाए, सुपरफिशियली वहां पे क्या हो जाए, बर्न आउट हो जाए, किससे, एचसीएल की वजह से, जिसकी वजह से वहां पे इंफ्लामेशन होता है। देखो इंफ्लामेशन क्यों हो रहा है, क्योंकि आपको मैं पहले बता दूं, जब भी कोई सेल डैमेज होता है, ठीक, एसिड की वजह से ये डैमेज होगा तो ये सेल बर्न आउट होगा, तो इसका जो फ्लूइड है इंटरस्टिशियल में आ जाएगा, ठीक है, इंट्रास्टिशियल फ्लूइड इंटरस्टिशियल फ्लूइड में आ जाएगा, जिसकी वजह से यहाँ का फ्लूइड का ओवरऑल मात्रा क्या होगा, बढ़ जाएगा, वॉल्यूम क्या होगा इसका, बढ़ जाएगा, तो उसकी वजह से वहां पे इन्फ्लामेशन देखने को मिलता है, लेकिन कब तक, शॉर्ट ड्यूरेशन तक, ठीक है, शॉर्ट ड्यूरेशन तक हमें देखने को मिलेगा। क्यों देखने को मिलेगा, क्योंकि ये एक्यूट है, मतलब अभी जस्ट ये क्या हुआ है, सुपरफिशियली इरोजन हुआ है। अगर ये डीपली होता तो ये क्रोनिक में चला जाता, ठीक है, अगर लंबे समय तक होता तब, लेकिन अगर शॉर्ट पीरियड समय होता तो वो हम एक्यूट में करते हैं, मतलब कोई भी अल्सर हुआ है वो जो शॉर्ट पीरियड तक हो, ठीक है, या सुपरफिशियली डैमेज हुआ है, ज्यादा बहुत अंदर तक या डीप लेयर तक डैमेज नहीं हुआ है। नेक्स्ट आपका क्या है इसी में, क्रोनिक पेप्टिक अल्सर डिजीज। क्रोनिक पेप्टिक अल्सर डिजीज, इसके अंदर एसोसिएटेड विद द इरोजन थ्रू द मस्कुलर वॉल ऑफ द मस्कुलर वॉल फॉलोड बाय द फॉर्मेशन ऑफ फाइब्रस टिश्यू फॉर लॉन्ग ड्यूरेशन। अब ये देखो क्या कह रहा है कि जो पेप्टिक अल्सर डिजीज है ये किससे, पहले तो इरोजन हो रहा है, कौन, मस्कुलर वॉल, आपने उसमें जीआईटी का लेयर पढ़ा होगा, ठीक है, जो मस्कुलर वॉल होती है वो मस्कुलर वॉल तक ये हो जाए, फिर फाइब्रस टिश्यू तक भी ये क्या हो जाए, मतलब कि वहां पे देखो मेन बात है कि जब मस्कुलर वॉल तक होता है तो वहां पे फाइब्रस टिश्यू का फॉर्मेशन होता है, ठीक, फाइब्रस टिश्यू फॉर्मेशन हो जाए, तो अगर मान लीजिए कहीं बार बार ऐसे अल्सर हो रहा है, अल्सर हो रहा है, तो यहाँ पे उसको हीलिंग भी तो होगी, तो होती है, ठीक है, तो इसमें क्या है कि बार बार जब ऐसा होता है, ठीक है, तो वहां पे क्या होता है, एक फाइब्रस टिश्यू का फॉर्मेशन हो जाए, कब, जब हम लंबे समय तक वहां पे अल्सरेशन हुआ रहता है, तो वहां पे क्या होता है, एक फाइब्रस टिश्यू का क्या होता है, फॉर्मेशन हो जाता है। ऐसे टाइप को हम बोलते हैं क्रोनिक पेप्टिक अल्सर डिजीज। और नेक्स्ट पॉइंट है, अब हम बात करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ, ऑन द बेसिस ऑफ किसके बेसिस से बात करेंगे, ऑन द बेसिस ऑफ लोकेशन के आधार पे, ये सबसे मोस्ट कॉमन, यही आपको सबसे ज्यादा मोस्ट कॉमन पूछा भी जाता है, ठीक है, टाइप्स जो आप देते हैं ना, ज्यादातर टाइप में आपको ऑन द बेसिस ऑफ लोकेशन के आधार पे आपको बताया जाता है। जैसे पहला हो गया इसोफेजियल अल्सर, जो ये रेयर एसोसिएट विद जीआरडी, ठीक है, रेयर होता है, लेकिन ये सबसे ज्यादा जो ये कंडीशन जुड़ा रहता है वो जीआरडी की वजह से इसोफेजियल अल्सर होता है, मैं वो भी डिजीज अभी बताऊंगा। और उसके बाद दूसरा पॉइंट है गैस्ट्रिक अल्सर, जो स्टमक के अंदर अल्सर हो जाए, और दूसरा है ड्यूडेनल अल्सर। अब हम बात करते हैं ये होता कैसे है, देखो ये क्या है, ये स्टमक हो गया, ठीक, यहाँ स्फिंक्टर हो गया। अब देखो यहाँ जो एचसीएल है, ठीक,
HCl। अब ये HCl अगर यहाँ जो पाइलोरिक स्फिंक्टर है, ठीक है, ये जो सॉरी कार्डियक स्फिंक्टर है जिसे हम लोअर इसोफेजियल स्फिंक्टर भी बोलते हैं, ये कार्डियक स्फिंक्टर जो होता है, अगर ये कार्डियक स्फिंक्टर क्या हो जाए, लूज हो जाए, समझ गए, इनकॉन्टिनेंस वाला कंडीशन हो जाए, लूजनिंग ऑफ द कार्डियक स्फिंक्टर, और जैसे ये क्या हो जाए, लूज हो जाए या इनकम्प्लीट क्लोजर आप कह सकते हैं, ठीक है, इनकम्प्लीट क्लोजर या आप बोल सकते हैं इनकम्प्लीट क्लोजर ऑफ कार्डियक स्फिंक्टर। अब देखो इसकी वजह से क्या होगा, तो इसकी वजह से जो ये फूड होगा, इस फूड का क्या होगा, रीगर्जिटेट होगा, और जब रीगर्जिटेट होगा तो इसके लोअर पोर्शन में क्या होगा, ज्यादातर चांस होता है, क्योंकि पहले फर्स्ट पड़ेगा ये लोअर पोर्शन, तो लोअर पोर्शन में ज्यादा जाएगा, तो उसकी वजह से जो वहां पे HCl प्लस क्या आता है, पेप्सिन आता है, और ये पेप्सिन क्या करता है, उस चीज को क्या करता है, बर्न कर देगा, तो वहां पे क्या कर देगा, एक अल्सर का फॉर्मेशन, जैसे ही वहां की सेल को डैमेज करेगा और वहां पे अल्सर का फॉर्मेशन कर देगा, और उसी कंडीशन को हम बोलते हैं क्या, ड्यूडेनल सॉरी इसोफेजियल अल्सर। अब क्यों, क्योंकि इसोफेगस में हुआ है तो इसोफेजियल अल्सर हो गया। दूसरा पॉइंट है कि गैस्ट्रिक अल्सर। अब देखो गैस्ट्रिक अल्सर में क्या है कि जो ये स्टमक है, अब इस स्टमक में क्या है कि एक तरह की ये क्या होती है, बैरियर, म्यूकोसल बैरियर लगी होती है, ठीक, ये म्यूकोसल बैरियर लगी होती है, और ये म्यूकोसल बैरियर करती क्या है, ठीक है, तो म्यूकोसल बैरियर आपको क्या बता दे पहले कि ये म्यूकोसल बैरियर आपको प्रिवेंट करती है, किससे, बचाने के लिए, ठीक, एसिड से बचाने के लिए करती है, जैसे एसिड है तो उस एसिड का सिक्रीशन हो रहा है, तो उस एसिड को ये क्या करती है, प्रिवेंट करती है, उस एसिड से आपकी जो स्टमक की लाइनिंग है, या ऐसे कह सकते हैं जो वाल है स्टमक की, उसको क्या करने के लिए, जो बर्न आउट होने के लिए क्या करती है, प्रिवेंट, किसे करती है, प्रिवेंट फ्रॉम अल्सर से, या हाँ अल्सर, प्रिवेंट फ्रॉम या HCl से कह सकते हैं, अल्सर नहीं, HCl से, HCl से क्या करती है, प्रिवेंट करती है, ताकि वहां पे अल्सर फॉर्मेशन ना हो, ठीक है। तो अब ये दिमाग में आना चाहिए कि ये जो म्यूकोसल बैरियर है, ये बैरियर आता कहाँ से है, तो देखिए जो हमारा ये स्टमक की लेयर, स्टमक की अगर हम लेयर में बात करें तो उसमें हमें छोटी छोटी क्या होती है, गड्ढे ऐसे देखने को मिलते हैं, ठीक है, ये गड्ढे हो गए, तो ये स्टमक के अंदर ये इसको बोलते हैं पीठ, ठीक, क्या बोलते हैं, पीठ बोलते हैं, और ये पीठ क्या करता है, अब देखो यहाँ पर ग्लैंड्स पाई जाती हैं, ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट टाइप की ग्लैंड्स पाई जाती हैं, ठीक है, इस तरह से, और ये जो ऊपर वाली ग्लैंड होती है इसको बोलते हैं म्यूकस नेक सेल। ये म्यूकस नेक सेल क्या करती है, सिक्रीशन करती हैं, किसका, म्यूकस का, ठीक, और ये म्यूकस क्या करता है, वहां पे बैरियर का काम करता है, ठीक, इसका वर्क क्या होता है, तो प्रोवाइड बैरियर, प्रोवाइड बैरियर, ठीक, ये बैरियर का काम करता है, जिसकी वजह से यहाँ पे जैसे ये म्यूकस निकलेगा तो ये पूरी लेयर इस पे क्या होगी, ऐसे एक लेयर बन जाएगा म्यूकोसा का, जिसके बाद जब ये पेराइटल सेल है, ये पेराइटल सेल जो होती है, ये पेराइटल सेल का काम क्या होता है, HCl का सिक्रीशन करना। अब ये HCl सिक्रीट होगा तो ये डायरेक्ट यहाँ पे आ जाएगा, जिसकी वजह से ये क्या होगा, इनर मोस्ट जो लेयर की जो स्टमक की वाल्व होती है उससे टच नहीं हो पाएगा, तो ये जलता नहीं है। अब देखो गैस्ट्रिक अल्सर होगा कैसे, या तो इसका प्रोडक्शन हमारा क्या हो जाए, कम हो जाए, म्यूकस की प्रोडक्शन क्या हो जाए, कम हो जाए, जो नेक सेल है वो डैमेज हो जाए, म्यूकस सेल जो है वो म्यूकस प्रोड्यूसिंग सेल जो होती है वो डैमेज हो जाए, तो इसकी वजह से म्यूकस यहाँ प्रोडक्शन क्या कम हो जाएगा, तो धीरे धीरे ये क्या हो जाएंगी, हट जाएंगी, या तो HCl का सिक्रीशन क्या हो जाए, बढ़ जाए। अब HCl का सिक्रीशन जब बढ़ जाएगा तो HCl की वजह से ये धीरे धीरे क्या होंगे, हटेंगी,
या कोई ऐसा पैथोजन या कोई ऐसा चीज आप फूड ऐसा ले रहे हैं जिसकी वजह से ये क्या हो जा रही है, डैमेज हो जा रही है, कोई इंजरी हो जा रहा है, कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, जैसे एच पायलोरी है। एच पायलोरी मोस्ट इंपॉर्टेंट या मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ द गैस्ट्रिक अल्सर, ठीक है। तो ये क्या करती है, म्यूकस प्रोडक्शन को कम कर देगी, तो म्यूकस क्या होगा, हट जाएगा और ये एचसीएल क्या करेगा, यहाँ की सेल को डैमेज कर देगा और यहाँ पे एक अल्सर कॉज कर देगा, जिस उसी कंडीशन को हम बोलते हैं, क्योंकि ये स्टमक के अंदर होगा तो उसको बोलते हैं गैस्ट्रिक अल्सर। अब बात करते हैं ड्यूडेनल अल्सर। अब देखो ये ड्यूडेनल अल्सर में यहाँ पे पाइलोरिक स्फिंक्टर पाया जाता है, ठीक है, कौन सा, पाइलोरिक स्फिंक्टर, ठीक, स्फिंक्टर पाया जाता है। और ये पाइलोरिक स्फिंक्टर करता क्या है, ये पाइलोरिक स्फिंक्टर क्या करता है, प्रिवेंट करता है, किससे, जो यहाँ एचसीएल जो काइम फॉर्म में रहता है, इसमें एचसीएल पेप्सिन मौजूद है, तो ये आगे जब यहाँ आता है तो देखिए इसका काम है कि ये सिर्फ कितना एमएल छोड़ता है, 5-5 एमएल छोड़ता है, ठीक, 5-5 एमएल छोड़ता रहता है, जिससे क्या होता है कि ये एचसीएल आता है तो यहाँ पे ब्रूनर्स ग्लैंड पाई जाती है, और ये ब्रूनर्स ग्लैंड क्या करती है, और म्यूकस का सिक्रीशन करती है, ठीक है। म्यूकस का क्यों सिक्रीशन करती है, क्योंकि ये म्यूकस क्या करता है, जब जैसे ही 5 एमएल यहाँ आएगा तो ये म्यूकस क्या होता है, अल्कलाइन नेचर होता है, तो इसको न्यूट्रलाइज कर देता है, और उसके बाद यहाँ से तब आ जाएगा आपका बाइल जूस आ जाएगा, वो भी अल्कलाइन हो जाएगा, फिर पैंक्रियाटिक जूस वो भी अल्कलाइन होती है, इसको क्या करता है, पूरी तरह से न्यूट्रलाइज करता है, जिसकी वजह से यहाँ की लेयर नहीं जलती है। लेकिन इन केस अगर ये स्फिंक्टर क्या हो जाए, लूज हो जाए, तो इसकी वजह से एचसीएल ज्यादा मात्रा में यहाँ क्या करेगा, आने लगेगा, ज्यादा मात्रा में आएगा, क्योंकि ये नर्स जो ग्लैंड होती है, इससे जो म्यूकस का प्रोडक्शन होता है बहुत लेस होता है, लेस अमाउंट में होता है, ठीक है। जब लेस अमाउंट में होगा तो पूरी तरह से उसको प्रिवेंट नहीं कर पाएगा, और जब प्रिवेंट नहीं कर पाएगा तो यहाँ की सेल डैमेज हो जाएंगे, और डैमेज होगी तो कॉज कर देंगे क्या, अल्सर, और जब अल्सर कॉज करेंगी तो उसी कंडीशन को हम ड्यूडेनल अल्सर कहते हैं, ठीक है। हमारे ख्याल से आपको ये पूरी तरह से समझ में आ गया होगा कि ड्यूडेनल अल्सर क्या है, ठीक है। तो अब नेक्स्ट पॉइंट हम बात करने वाले हैं कॉजेस के बारे में, कि कॉजेस क्या हैं। तो कॉजेस में देखो क्या है कि ये जो कॉजेस है इसको समझने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले देखो कॉजेस में पहला पॉइंट जो दिया है आपका ऑटो इम्यून दिया। अब आपको ये दिमाग में आना चाहिए कि ये ऑटो इम्यून होता क्या है। ऑटो इम्यून का मतलब ये होता है कि पहला कॉज दिया है ऑटो इम्यून, तो ऑटो इम्यून का मतलब ये होता है सेल्फ, ठीक, मतलब खुद का जो इम्यून सिस्टम होता है, वो इम्यून सिस्टम क्या करता है कि अपने ही सेल के प्रति एंटीबॉडी बना देता है, ठीक, और जैसे ही एंटीबॉडी बना देगा तो एंटीबॉडी बनाने से क्या करता है, अपने ही सेल को क्या करता है, डैमेज कर देता है। जैसे यहाँ पे अगर हम बात करें तो यहाँ पे किसके प्रति एंटीबॉडी बनाएगा, जो म्यूकस प्रोड्यूसिंग सेल होती है, किसके प्रति, म्यूकस प्रोड्यूसिंग सेल। अब ये म्यूकस प्रोड्यूसिंग सेल के प्रति क्या करेगा, एंटीबॉडी बना देगा, और जैसे ये एंटीबॉडी आएगा इस म्यूकस सेल को ही क्या कर देगा, डैमेज कर देगा, जिसकी वजह से म्यूकस का क्या होगा, म्यूकस का प्रोडक्शन जो है वो क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, कम हो जाएगा। और जैसे म्यूकस का प्रोडक्शन कम होगा तो वहां पे बैरियर क्या होगा, हट जाएगा। जैसे ये बैरियर है तो बैरियर हट जाएगा तो डायरेक्ट टच कर देगा और यहाँ पे क्या कर देगा, कॉज कर देगा अल्सर, समझ गए, इस तरह से हो गया। और दूसरा है मोस्ट कॉमन, अगर हम बात करें गैस्ट्रिक के लिए, एच पायलोरी इन्फेक्शन। ये जो एच पायलोरी होता है ये क्या करता है, ये क्रोनिक गैस्ट्राइटिस भी कॉज करता है, ठीक है। और ये क्या करेगा, वहां के जो म्यूकस प्रोड्यूसिंग सेल्स होती है वो तो उनके लेयर को ही क्या करेगा, इनर साइड से उनके लेयर को ही म्यूकोस क्या करेगा, इन्फेक्शन की वजह से वहां से हटा देगा, और एचसीएल डायरेक्ट कांटेक्ट में आने की वजह से क्या हो जाएगा, अल्सर हो जाएगा। अब नेक्स्ट बात है कोरेसिव सब्सटेंस। कोरेसिव सब्सटेंस अगर हम ज्यादा ऐसे यूज कर रहे हैं, ठीक है, तो कोरेसिव सब्सटेंस जैसे बेवरेज हो गया, ठीक है, ऐसे सब्सटेंस अगर यूज कर रहे हैं तो इसकी वजह से भी हमें अल्सर कॉज होगा। अब देखो कुछ ड्रग्स है जो अल्सरेटिव ड्रग होती हैं जो अल्सर कॉज करने में मदद करते हैं। अल्सर क्या मतलब, ऐसे कह सकते हैं कि ऐसी ड्रग जो हमारे म्यूकस को प्रोडक्शन में या तो हमारे एचसीएल के प्रोडक्शन को बढ़ा देंगी या म्यूकस की प्रोडक्शन कम कर देंगी, उसकी वजह से क्या होता है, आपका जो बैरियर है वो हट जाता है और हो जाता है क्या, अल्सर। नेक्स्ट है एक्सेसिव स्ट्रेस। अगर आप ज्यादा स्ट्रेस ले रहे हैं तो इसकी वजह से भी आपको अल्सर हो जाएगा, या आपका हेड इंजरी हुआ है तो हेड इंजरी होगा तो उसकी वजह से भी आपका क्या होगा, म्यूकस का प्रोडक्शन नहीं होगा, या तो आईसीपी का इंक्रीज हो जाए,
ठीक है। जैसे ही आईसीपी इंक्रीज हो जाएगा तो उसके, क्योंकि देखो हेड इंजरी या आईसीपी इंक्रीज हो जाए, इंट्राक्रैनियल प्रेशर अगर बढ़ जाए तो इसकी वजह से क्या होता है, हाइपर वैगल स्टिमुलेशन होता है। ठीक है, हाइपर वैगल मतलब वैगस वैगस नर्व का स्टिमुलेशन होता है, क्योंकि देखो जो हमारे स्टमक होता है ना उसके चारों तरफ वैगस नर्व पाया जाता है। ठीक है, क्रेनियल नर्व होता है वैगस नर्व, और वो वैगस नर्व स्टिमुलेट करती है किसको, एचसीएल के प्रोडक्शन में हेल्प करती है। अब क्या होगा, जैसे ये स्टिमुलेट हो जाएगा, क्यों हो रहा है, क्योंकि आईसीपी बढ़ेगा तो वैगस स्टिमुलेट होगा, और वैगस हाइपर वैगल स्टिमुलेशन होगा, जिसकी वजह से एचसीएल हाइपर सिक्रीशन होने लगेगा। और ज्यादा एचसीएल का सिक्रीशन हो जाएगा तो एचसीएल का मात्रा क्या होगा, उसके अंदर बढ़ जाएगा। ठीक है, जैसे ये स्टमक है तो स्टमक के अंदर क्या है, एचसीएल का मात्रा क्या होगा, बढ़ जाएगा। जैसे ही एचसीएल का मात्रा यहाँ पे बढ़ेगा तो अब क्या है, अब मान लो यहाँ पे एचसीएल का मात्रा क्या है, बहुत ज्यादा है। अब जैसे ही बहुत ज्यादा होगा तो ये क्या होगा, जब यहाँ पे आएगा 5 ml, अब पता चला 5 ml में एचसीएल का मात्रा क्या है, ज्यादा है। अब एचसीएल का मात्रा जब ज्यादा होगा तो यहाँ पे आने के बाद ये इसको, इस लेयर को क्या करेगा, बर्न आउट, क्योंकि यहाँ पे म्यूकस की जो बहुत पतली लेयर होती है तो यहाँ पे जल जाएगा, जिसकी वजह से हो जाएगा क्या, ड्यूडेनल अल्सर। और इसी ड्यूडेनल अल्सर को ही हम बोलते हैं क्या, कुशिंग। इसी ड्यूडेनल अल्सर को हम बोलते हैं क्या, ये लिखा है ना मैंने, ड्यूडेनल अल्सर को क्या बोलते हैं, कुशिंग अल्सर बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या है, नसेट्स है। नसेट्स भी हमको क्या करता है, नसेट्स अगर हम ज्यादा इसका यूज कर रहे हैं, जैसे नॉन स्टेरॉइडल एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग जैसे एस्पिरिन का हम ज्यादा बार बार यूज कर रहे हैं, तो ये प्रिवेंट करता है प्रोस्टाग्लैंडिन को। और प्रोस्टाग्लैंडिन हेल्प करता है किसके लिए, म्यूकस के सिंथेसिस में। अब प्रोस्टाग्लैंडिन ही जब नहीं बनेगा तो म्यूकस का सिंथेसिस भी नहीं होगा, तो म्यूकस का सिंथेसिस नहीं होगा तो एचसीएल का लेवल ऑलरेडी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, और इस तरह से बैरियर हट जाएगा। और क्या होगा, लास्ट में सीधी सी बात है, बाद में बैरियर हटते ही तुरंत क्या हो जाएगा, एचसीएल बर्न आउट कर देगा और हो जाएगा अल्सर। अब इमोशनल स्ट्रेस, अब ज्यादा स्ट्रेस में जाएगा तो वही वैगल स्टिमुलेशन होगा, जिसकी वजह से आपको क्या, एचसीएल का बढ़ा हुआ लेवल देखने को मिलेगा। अब नेक्स्ट पॉइंट है मेजर सर्जरीज। अगर मान लो मेजर सर्जरी हुआ है तो मेजर सर्जरी होने की वजह से आपको ये प्रॉब्लम देखने को मिल सकती है। नेक्स्ट क्या है, एक्सेसिव कंजप्शन ऑफ द स्पाइसी एंड इरिटेबल फूड। अगर आप ज्यादा मात्रा में कंजप्शन कर रहे हैं, क्या स्पाइसी फूड, ज्यादा मसालेदार खा रहे हैं, उसके बाद इरिटेटिंग फूड, कोई जैसे कि अपच वाला जैसे फूड खा लेते हैं ज्यादा, आजकल तो मार्केट में चला, जैसे आप ढेर सारा पिज्जा बर्गर मोमो ये सब चले, ये सब क्या होते हैं, स्पाइसी होती है, इरिटेटिंग फूड होती है, ये इनको डाइजेस्ट करने में बहुत प्रॉब्लम्स होती है हमारे सिस्टम को। ठीक है, तो लेकिन अगर हम इसका ज्यादा सेवन करेंगे तो इसकी वजह से जो म्यूकस का प्रोडक्शन होगा वो कम होगा और एचसीएल का प्रोडक्शन बढ़ जाएगा, जिसकी वजह से हमें क्या देखने को मिलेगा, ड्यूडेनल अल्सर, या तो आप कह सकते हैं पेप्टिक अल्सर डिजीज देखने को मिलेगा। अब देखो नेक्स्ट एक है, ये इंपॉर्टेंट है, जोलिंगन एलिसन सिंड्रोम। अब देखो जोलिंगन एलिसन सिंड्रोम होता क्या है, ये अल्फा एडेनोमा, एक तरह से आप कह सकते हैं अल्फा एडेनोमा ऑफ द पैंक्रियाज। पैंक्रियाज के अंदर किसी प्रकार का क्या हो जाए, ट्यूमर हो जाए। ठीक, उसकी वजह से क्या होगा, एक्सेसिव सिक्रीशन ऑफ गैस्ट्रिन, क्योंकि आपको पता है ये गैस्ट्रिन को पैंक्रियाज जो होता है स्टिमुलेट करता है गैस्ट्रिन के सिक्रीशन को। ठीक, और गैस्ट्रिन के सिक्रीशन को स्टिमुलेट करेगा, जब गैस्ट्रिन का सिक्रीशन स्टिमुलेट होता है, एक्सेसिव सिक्रीशन, अब ये क्या कर रहा है, गैस्ट्रिन जो होता है प्रोडक्शन, और देखो ये स्टमक में भी होता है, लेकिन ये नहीं होता है कि इसको स्टिमुलेट कौन कर रहा है, यहाँ पे पैंक्रियाज भी करता है। ठीक है, और जिसकी वजह से एचसीएल का ये क्या करेगा, जो एचसीएल सेल पैराइटल सेल होती है उसको स्टिमुलेट करके एचसीएल का क्या कर देगा, प्रोडक्शन बढ़ा देगा। और जैसे ही एचसीएल का मात्रा बढ़ जाएगा तो आपको पता है ड्यूडेनल के लेयर जो बैरियर होता है म्यूकोसा वो बहुत पतली होती है, जिसकी वजह से वो हट जाती है और एचसीएल का मात्रा बढ़ा होने की वजह से वहां पे हो जाएगा ड्यूडेनल अल्सर। समझ गए, ड्यूडेनल अल्सर हो जाएगा। तो अब नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट है, ठीक है, अगर हम बात करते हैं तो नेक्स्ट पॉइंट है बर्न। अब देखो बर्न की वजह से कैसे हो सकता है, बर्न की वजह से क्यों हो सकता है, देखो इंजरी ऑफ द ब्लड वेसल्स। अब ब्लड वेसल्स जब जलेगा, मान लो बर्न होने की वजह से जो ब्लड वेसल्स है वो क्या हो जाए, इंजरी हो जाए, तो उसकी वजह इंक्रीज वेसो
परमिएबिलिटी। अब खुद सोचो, जब जलेगा तो उसकी वजह से गर्म होने की वजह से क्या होगा, उसकी जो परमिएबिलिटी है, डैमेज होने की वजह से जो परमिएबिलिटी है वो बढ़ जाएगी, जिसकी वजह से एक्स्ट्रा वेसेशन होने लगे। जब एक्स्ट्रा वेसेशन होगा तो फ्लूइड क्या होगा, इंटरस्टिशियल, आप बोल सकते हैं कि जो ब्लड वेसल्स है उस ब्लड वेसल से चला जाएगा, फ्लूइड शिफ्ट हो जाएगा कहाँ पे, जैसे कि मान लो ये सेल हो गया और ये ब्लड वेसल हो गया। अब इस ब्लड वेसल से परमियलिटी बढ़ गई तो यहाँ का फ्लूइड क्या होगा, इंटरस्टिशियल स्पेस में आ जाएगा, और जब यहाँ पे फ्लूइड आ जाएगा तो फ्लूइड का मात्रा यहाँ पे क्या होगा, बढ़ जाएगा। तो फ्लूइड का मात्रा जब यहाँ पे बढ़ रहा है ना, सेल और टिश्यू के बीच, मतलब ब्लड वेसल और टिश्यू के बीच में, इंटरस्टिशियल स्पेस, लेकिन इस ब्लड वेसल्स का जो फ्लूइड का लेवल है वो फ्लूइड का लेवल क्या हो रहा है, कम हो रहा है, तो हाइपोवोलेमिया हो जाएगा, क्योंकि वॉल्यूम कम हो रहा है कहाँ पे, ब्लड वेसल्स का। तो यहाँ पे डिक्रीज हो जाएगा ब्लड सप्लाई टू द जीआईटी। अब ब्लड सप्लाई जीआईटी का क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, क्योंकि भाई उसको ब्लड चाहिए लेकिन उतना वो ब्लड सप्लाई नहीं दे पाया, क्योंकि इसके अंदर फ्लूइड ही क्या हो गया, कम हो गया है, जिसकी वजह से डिक्रीज म्यूकल सिक्रीशन। अब म्यूकस का भी सिक्रीशन भी क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। एट कहाँ पे, ड्यूडनम, मतलब ब्रूनर्स ग्लैंड का बात कर रहे हैं हम, यहाँ पे म्यूकस का सिक्रीशन कम हो जाएगा, जिसकी वजह से ड्यूडनल अल्सर देखने को मिलता है। ठीक है, तो बर्न की वजह से आपको देखने को मिलता है। यहाँ पे भी आपकी डाउट क्या है, क्लियर हो गया। अब हम देखो नेक्स्ट पॉइंट बात करते हैं पैथोफिजियोलॉजी। बहुत सबसे ज्यादा ये क्वेश्चन पूछे जाता है पैथोफिजियोलॉजी। तो भाई यार अकेले सिंपल अकेले भी कभी कभी पूछ लेता है कि पैथोफिजियोलॉजी कल्चर के पैथोफिजियोलॉजी बताओ क्या होता है। ठीक है, तो इसमें देखो क्या है, ड्यू टू इटियोलॉजिकल फैक्टर। अब इटियोलॉजिकल फैक्टर में मोस्ट कॉमन ये हो गया, आप अगर स्मोकिंग कर रहे हैं उसके लिए अल्कोहल हो गया, नशेट्स का यूज कर रहे हैं, तो ये भी आपको क्या कॉज कर सकती है। ठीक है, तो अब नेक्स्ट बात कर रहे हैं हम, देखो ये इटियोलॉजी हो गया, फिर उसके बाद क्या है, ब्रेकडाउन ऑफ द गैस्ट्रिक म्यूकोसल बैरियर। अब इन सब का ज्यादा, जैसे ये जो इटियोलॉजी है, जो कॉजेस है, ये कॉजेस की वजह से जो गैस्ट्रिक म्यूकोसा होती है वो क्या होती है, बैरियर जो ब्रेकडाउन हो जाती है। और जैसे ही गैस्ट्रिक म्यूकोसा का ब्रेकडाउन होता है तो उसकी वजह जो HCl पेप्सिन होता है ये इंटर इनटू द डीप लेयर ऑफ द स्टमक, डीप लेयर में इंटर कर जाती है। डीप लेयर में इंटर करने की वजह से जो ये डैमेज ऑफ द म्यूकोसल सेल ऑफ द स्टमक, जो म्यूकोसल सेल होती हैं, जो लेयर वाल होती हैं, वो क्या हो जाएंगी, डैमेज हो जाएंगी। और जब डैमेज होंगी तो उसकी वजह से वो म्यूकोसल वाल का क्या हो जाएगा, इरोजन हो जाएगा और वहां पे इन्फ्लामेशन देखने को मिलेगा। और जब वहां पे डैमेज होता है, इन्फ्लामेशन होता है, तो आपको पता है कि हिस्टामिन वहां पे क्या होता है, रिलीज होता है, जो इन्फ्लेमेशन में हेल्प करता है। इस तरह से जैसे हिस्टामिन का सिक्रीशन होगा तो इसके अंदर आपको दो कंडीशन देखने को मिलेगी। पहले तो डिस्ट्रक्शन ऑफ द स्टमक वाल एंड ब्लड वेसल्स। ठीक है, जो स्टमक वाल्व होती है अगर और अंदर तक डैमेज हुआ तो उसकी वजह से ब्लड वेसल्स भी क्या होती है, डैमेज होंगी, और जिसकी वजह से अल्सरेशन देखने को मिलेगा और ब्लीडिंग देखने को मिलेगी। क्योंकि देखो ब्लड वेसल्स भी डैमेज हो रहा है, एक तो वाल भी डैमेज हो रहा है। अल्सरेशन होगा तो अल्सर क्या होता है, जैसे ही जो होता है तो धीरे धीरे वो नीचे की तरफ पेनिट्रेट करता है, जिससे ब्लड वेसल भी डैमेज हो जाता है और अल्सरेशन और ब्लीडिंग आपको देखने को मिलेगी। दूसरा पॉइंट है कि वेसो डायलेशन। अब आपको पता है जैसे ही वेसल डायलेट होगा तो वहां पे इंक्रीज कैपिलरी परमिबिलिटी, जो कैपिलरी होती है उसकी परमिबिलिटी क्या होती है, बढ़ जाती है, जिसकी वजह से फ्लूइड आसानी से क्या करता है, क्रॉस कर सकता है। जैसे ही फ्लूइड आसानी से क्रॉस करेगा तो उसकी वजह से म्यूकोसल एडिमा देखने को मिलेगा। क्योंकि देखो ये ब्लड वेसल्स है, ये सेल है। अब पता चला यहाँ का फ्लूइड यहाँ शिफ्ट होगा और ये लेयर है, अब यहाँ पे क्या होगा, फ्लूइड का लेवल बढ़ेगा तो यहाँ पे आपको क्या होगा, इन्फ्लामेशन देखने को मिलेगा। उसी को क्या बोलेंगे, म्यूकोसल एडिमा। नेक्स्ट हम पॉइंट बात करते हैं साइन एंड सिम्टम के बारे में। अब देखो साइन एंड सिम्टम में क्या है, नोजिया वोमिटिंग आपको देखने को मिलेगा, अल्सर होगा तो आपको नोजिया वोमिटिंग देखने को मिलेगा। फिर उसके बाद डिस्पेप्सिया मतलब इंडाइजेशन वाली कंडीशन देखने को मिलेगी। एनोरेक्सिया अगर अल्सर रहेगा तो आपको क्या होगा, पेन हमेशा होता रहेगा, तो आपको कुछ खाने होने का मन नहीं करेगा। जब कुछ खाएंगे नहीं तो उसकी वजह से आपको वेट लॉस देखने को मिलेगा। और रिगर्जिटेट होने की वजह से आपको क्या होगा, जो एसिड है ऊपर आएगा। अगर मान लो इसोफेजियल अल्सर है तो आपको हार्ट बर्न भी क्या देखने को मिलेगा। क्यों, क्योंकि अल्सर की वजह से जो लोअर इसोफेजियल है वो क्या होती है, बर्न हो जाती है, उसकी वजह से आपको क्या होता है, वहां पे पेन देखने को मिलेगा। ठीक है, और उसकी वजह से आप फूड नहीं खा रहे हैं, मान लो अब क्या है कि अब जले हुए आप खाना नहीं खा रहे हैं, वाला कंडीशन है, तो उसकी वजह से एनर्जी का प्रोडक्शन होगा, तो आपके अंदर वीकनेस का भी प्रॉब्लम देखने को मिलेगा। और उसके बाद फटीग देखने को मिलेगा। फिर क्या, ब्लड ब्लड इन
वोमिटिंग के अंदर ब्लड देखा, अगर मान लो कि डीप अल्सर हुआ है, डीप अगर जल गया है, अल्सर हुआ है, ब्लड वेसल रप्चर हुआ है, तो उसके बाद वोमिटिंग में हमें क्या ब्लड भी देखने को मिलेगा। नेक्स्ट है एब्डोमिनल पेन देखने को मिलेगा, मोस्ट कॉमन है ये क्लिनिकल फीचर्स माना जाता है पीओडी का, कौन सा एब्डोमिनल पेन, क्योंकि भाई जरेगा तो पेन देखने को मिलेगा, तो ये क्या है मोस्ट कॉमन है। नेक्स्ट क्या है यूरिया ब्रीथ, यूरिया ब्रीथ देखने को क्यों देखने को मिलता है, जब अगर मान लो कि जो अल्सर हुआ है वो किसकी वजह से हुआ हो, एच पायलोरी की वजह से हुआ हो, तो इसी में हम यूरिया ब्रीथ टेस्ट भी करते हैं, ठीक है। तो यूरिया ब्रीथ जैसे ही आप सांस लेंगे तो आपको क्या होगा, यूरिया वाला जैसे महक आएगा। उसके बाद क्या है ब्लीडिंग, ब्लीडिंग अगर देखने को मिल रही है तो हो सकता है गैस्ट्रिक अल्सर हो, जैसे मेलेना बोलते हैं, ठीक है। मेलेना क्यों बोलते हैं कि इसके अंदर जो ब्लड आता है वो फ्रेश ब्लड आता है, ठीक है। उसके बाद क्या है ड्यूबनल अल्सर, ड्यूबनल अल्सर में हेमेटेमेसिस देखने को मिल सकता है, ठीक है, जिससे इसे भी मेला, क्योंकि इसमें ज्यादा जो ब्लड होता है वो रुका नहीं रहता है, ठीक है। ठीक है, नेक्स्ट अब हम बात करते हैं डायग्नोसिस के बारे में कि जो पेप्टिक अल्सर डिजीज है इसकी क्या हम डायग्नोसिस कर सकते हैं। तो अगर हम पहला देखें एंडोस्कोपी, एंडोस्कोपी क्या करेंगे, ये कंफर्मेटरी डायग्नोसिस होता है। एंडोस्कोप में क्या करते हैं, हम एंडोस्कोप लेते हैं, आपके माउथ के थ्रू क्या करते हैं, एक एंडोस्कोप रहता है, आगे कैमरा लगा रहता है, तो वो हम डायरेक्ट विजुअलाइजेशन कर लेते हैं स्टमक का, तो हमें वहां क्लियर पता चल जाता है कि स्टमक का मतलब कहाँ पे बर्न है, क्या ड्यूबनल है या गैस्ट्रिक है या आपको जो भी है वो तुरंत पता। उसके बाद क्या देखो टेस्ट फॉर एच पायलोरी, अब देखो एच पायलोरी के लिए टेस्ट के लिए दो टेस्ट यहाँ, एक तो यूरिया ब्रीथ टेस्ट है, ठीक है, यूरिया ब्रीथ टेस्ट है, इस टेस्ट को कर लेंगे, और दूसरा है बायोप्सी एंड साइटोलॉजिकल टेस्ट। बायोप्सी मतलब एक छोटा सा पार्ट लेके क्या करेंगे, हम उसको निकाल लेंगे और उसके बाद क्या करेंगे, छोटे से पार्ट को हम क्या करेंगे दे देंगे साइटोलॉजिकल एग्जाम। साइटोलॉजिकल एग्जामिनेशन वाला स्टडी ऑफ द इसका सेल, इसमें हम स्टडी ऑफ सेल की क्या करते हैं, स्टडी करते हैं। नेक्स्ट दूसरा जो डायग्नोस्टिक है बैरियम सोलो एग्जामिनेशन एंड एक्सरे। देखो बैरियम सोलो एक्सरे आप एब्डोमेन का एक्सरे करेंगे, कैसे करेंगे, ये देखो इसमें बैरियम सॉल्ट होता है, जो बैरियम सॉल्ट को हम क्या करते हैं उस पेशेंट को दे देते हैं, जैसे ही वो पेशेंट क्या करता है उसको लेगा, जैसे मतलब उस दवा को लेगा तो वो कैप्सूल जैसे अंदर लेगा तो उसके बाद ये बैरियम फूट के क्या होगी, सॉल्ट क्या होगी चारों तरफ से चिपक जाएगी, ऐसे चिपक जाएगी। फिर उसके बाद हम क्या करते हैं एक्सरे करेंगे, जब एक्सरे करेंगे तो ये चारों तरफ से चिपक जाएगी, तो वहां पे क्लियर विजुअलाइज लाइटिंग देखने को मिलेगा, क्लियर विजुअलाइजेशन होने लगेगा कि कहाँ पे अल्सर हुआ है। तो ये भी टेस्ट हम क्या करते हैं। उसके बाद क्या सीबीसी कर सकते हैं, स्टूल एग्जामिनेशन कर सकते हैं, ठीक है, कोई बैक्टीरियल हो सकता है, बैक्टीरियल की वजह से भी हो, ठीक है। नेक्स्ट है उसके बाद क्या कर सकते हैं, उस पेशेंट का हिस्ट्री कलेक्शन कर सकते हैं कि मतलब उसका लाइफ स्टाइल क्या है, पैटर्न क्या है, क्या कभी उसको फिर से ऐसी मतलब पेप्टिक अल्सर हुआ है या नहीं हुआ है। फिर उसके बाद फिजिकल एग्जामिनेशन में हम उसका डायरेक्ट फिजिकल एग्जामिनेशन में इंस्पेक्शन कर सकते हैं। फिर उसके बाद एब्डोमेन को पालपेट करके हम देख सकते हैं कि किस रीजन में दर्द हो रहा है, किस तरह का दर्द है, उसका फेशियल एक्सप्रेशन, पेन का इंटेंसिटी चेक कर लेंगे। फिर उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट हम बात करते हैं मैनेजमेंट के बारे में। मैनेजमेंट देखो क्या कह रहा है, मैनेजमेंट ऑफ द पेप्टिक अल्सर डिजीज डिपेंड अपॉन ऑनसेट एंड सीवियरिटी एंड डेप्थ ऑफ द अल्सर। अब ये कह रहा है कि मैनेजमेंट हम उसी के अकॉर्डिंग करेंगे कि पहले वो किस तरह से स्टार्ट हो रहा है, मतलब एक्यूट है या क्रोनिक है, सीवियरिटी कैसा है और डेप्थ कैसा है, मतलब अल्सर कितना अंदर तक है या सुपरफिशियली या डीप लेयर में अल्सर है, तो उसके अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं इसका मैनेजमेंट करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट देखो हम उस पेशेंट के अंदर एमपीयू स्टेटस चेक करेंगे, नील पर ओरल स्टेटस क्या कहते हैं, इसको हमेशा क्या करेंगे भूखा रखिए, सबसे बड़ी चीज हम उसको अभी कुछ देंगे नहीं, ठीक है। तो उसको हम पैरेंटल ज्यादा फ्लूइड है जो भी चीज है उसको हम सब पैरेंटल रूट से उसको देंगे। फिर उसके बाद आईवी फ्लूइड ले देंगे। उसके बाद क्या है इनपुट आउटपुट चार्टिंग। इनपुट आउटपुट चार्टिंग मतलब कि जो हम दे रहे हैं, ठीक है, हमने मान लो उस पेशेंट को दिया, फिर वो उस पेशेंट के द्वारा जो भी चीज चाहे यूरिन हो उसको हम देखेंगे क्या कि जितना हम दे रहे हैं वो उतना क्या कर रहा है, कितना मतलब बाहर निकाल रहा है, ठीक है, उसको बोलते हैं इनपुट और आउटपुट
चार्टिंग बोलते हैं। अब कुछ बात करते हैं ड्रग थेरेपी के बारे में। ड्रग थेरेपी में देखो क्या है, एंटी बैक्टीरियल थेरेपी, क्योंकि मान लो बैक्टीरियल की वजह से जैसे ये एच पाइलोरी आएगा तो यहाँ पे हम एंटीबायोटिक एडमिनिस्टर करेंगे, किसके लिए, ताकि इस एच पाइलोरी को क्या कर सके, ट्रीट कर सके। दूसरा है H2 रिसेप्टर ब्लॉकर। H2 रिसेप्टर ब्लॉकर करता क्या, दिस ड्रग ब्लॉक द एक्शन ऑफ हिस्टामिन। अब देखो ये क्या करता है, H2 मतलब हिस्टामिन 2, ठीक है, हिस्टामिन 2 के एक्शन को क्या करता है, ब्लॉक करता है। क्यों, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि जो पेराइटल सेल होती है, ठीक है, इस पेराइटल सेल पे पाया जाता है H2 रिसेप्टर, ठीक है। अब H2 रिसेप्टर पाया जाता है, जैसे ही हिस्टामिन 2 निकलेगा तो ये यहाँ पे आने के बाद ये स्टिमुलेट करके HCl का प्रोडक्शन क्या करेगा, बढ़ा देगा। अब यही HCl का प्रोडक्शन बढ़ जाएगा तो हम क्या करते हैं कि जो ये रिसेप्टर है, इस रिसेप्टर को ही क्या कर देंगे, ब्लॉक कर देंगे। तो इसके लिए हमें चाहिए क्या, H2 रिसेप्टर ब्लॉकर। तो ये जैसे ही ब्लॉक कर देगा तो H2 रिसेप्टर को ब्लॉक करेगा, जिसकी वजह से HCl का सिक्रीशन क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। जैसे एग्जाम्पल में हम इसमें मेडिसिन है, रेमिटिडिन, फेमेटिडिन हो गया, टिडीन, ये ड्रग्स के नाम है, इसका ड्रग का हम क्या करते हैं, यूज करते हैं। अब नेक्स्ट देखो पॉइंट है, ये सबसे ज्यादा आपको ये पता होना चाहिए कि जितने भी जीआईटी डिसऑर्डर है वहां पे हर जगह ये आएगा, ठीक है, ज्यादातर ये यही आएगा, प्रोटॉन पंप इनहिबिटर। प्रोटॉन पंप इनहिबिटर क्या होता है, इट इज अ ग्रुप ऑफ द मेडिकेशंस दैट रिड्यूस द प्रोडक्शन ऑफ द एसिड इन द स्टमक। अब ये क्या करता है कि जो एसिड का प्रोडक्शन होता है उस प्रोडक्शन को ये कैसे कम कर देता है। क्यों, स्टमक सेल कंटेन अ प्रोटॉन पंप, ये प्रोटॉन पंप ज्यादा हाइड्रोजन पोटेशियम एडिपेज एंजाइम, ठीक है, ये दैट प्रोड्यूस एसिड, ठीक है, ये प्रोड्यूस करने में हेल्प करता है, क्या, एसिड के प्रोडक्शन में ये हेल्प करता है। तो हम क्या करेंगे, जो प्रोटॉन पंप है उस प्रोटॉन पंप को ही क्या करेंगे, ब्लॉक कर देंगे, इनहिबिट कर देंगे, जिसकी वजह से HCl का प्रोडक्शन नहीं होगा तो पेप्टिक अल्सर देखने को हमें नहीं मिलेगा। तो PPI ड्रग ब्लॉक द पंप, देखो कि लिखा है ना, PPI मतलब प्रोटॉन पंप इनहिबिटर, जो ड्रग होती है वो ब्लॉक कर देगी, किसको, पंप को। जैसे ही ब्लॉक कर देगी तो इसकी वजह से हमारा जो पंप है ब्लॉक हो जाएगा तो HCl का सिक्रीशन नहीं मिलेगा। विथ द पंप टर्न ऑफ, पंप क्या होगा, ऑफ हो जाएगा। जैसे ही ऑफ होगा तो HCl का प्रोडक्शन क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा, और इस तरह से हम पेप्टिक अल्सर डिजीज को क्या करते हैं, ट्रीट कर लेंगे। अब नेक्स्ट देखो जो पॉइंट है एंटी एसिड। एंटी एसिड आपने सुना होगा, सबसे मोस्ट कॉमन यूज होता है, ठीक है। एंटी एसिड क्या करता है, दिस ड्रग आर यूज टू न्यूट्रलाइज द HCl एसिड। अब ये क्या करता है, जो एंटी एसिड क्या करता है कि जो HCl का प्रोडक्शन होता है उस HCl के प्रोडक्शन को ही क्या कर रहा है, न्यूट्रलाइज कर देगा। अब जैसे ही न्यूट्रलाइज कर देगा तो HCl का जो इफेक्ट है वो खत्म हो जाएगा, ठीक है। इसमें हम ड्रग्स क्या, जब HCl का इफेक्ट खत्म हो जाएगा तो अल्सर भी धीरे धीरे जो कंडीशन हुआ है वो क्या हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। और इसमें हम दवा कौन सा यूज करेंगे, एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड, और होता है लेकिन मैंने एक ही एग्जाम्पल यहाँ पे दिया है, सोडियम बाइकार्बोनेट, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, ये हो गई यहाँ पे क्या, ड्रग्स हो गई जो एंटी एसिड्स है, जो न्यूट्रलाइज में काम करता है। अब डाइट के बारे में बात करें, देखो अब यहाँ पे हम कार्बोहाइड्रेट डाई हाई लेंगे। क्यों, अब देखो तुम्हारे दिमाग में आएगी कार्बोहाइड्रेट क्यों हाई लेंगे, क्योंकि आपको पता होनी चाहिए कि जो कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन होता है, ठीक है, डाइजेशन जो होता है उसका डाइजेशन स्टमक में नहीं होता है, समझ गए, स्टमक में नहीं होता है, उसका डाइजेशन एक माउथ में होता है, ठीक, और एक होता है स्मॉल इंटेस्टाइन में, इंटेस्टाइन में, ठीक। तो अब ये कार्बोहाइड्रेट यहाँ होगा ही नहीं, तो हम ज्यादा कार्बोहाइड्रेट देंगे। क्यों कार्बोहाइड्रेट दे रहे हैं, फॉर किसके लिए दे रहे हैं हम, एनर्जी के लिए। अब ज्यादा कार्बोहाइड्रेट देंगे तो ग्लूकोज का प्रोडक्शन होगा, और ग्लूकोज का प्रोडक्शन होगा, ठीक है, ग्लूकोज का जब ज्यादा प्रोडक्शन होगा तो इसकी वजह से हमें एटीपी का ज्यादा मिलेगा। तो हम ये एटीपी क्या होता है, एनर्जी होती है। अब इसका यूज करेंगे तब हमारे अंदर एनर्जी की प्रॉब्लम नहीं, तो हमारे जो बाकी फंक्शंस है वो प्रॉपर चलते रहेंगे। और प्रोटीन हम लेंगे, प्रोटीन हमारा हेल्प करता है वुंड हीलिंग में। मान लो अल्सर की वजह से जो वुंड हुआ है उस वुंड को हील करने के लिए हम क्या करते हैं, प्रोटीन का यूज करते हैं। अवॉइड हैवी मील, हम इसमें हैवी मील का क्या करेंगे, अवॉइड करेंगे, एकदम नहीं लेंगे, ठीक है। जैसे कि हैवी मील में आप सकते हैं, जैसे एक साथ ढेर सारा खाना नहीं ले सकते हैं, ठीक है। हम उसी मील को क्या करेंगे, छोटे छोटे पार्ट में, कई पार्ट में हम उसको छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड कर देंगे, ठीक है। जैसे मान लो एग्जांपल में आप एक थरिया खा रहे हो तो उस एक थरिया में 5-6 भाग कर लो, ठीक है। उसके छोटे छोटे फ्रीक्वेंट मील लो, छोटे छोटे लो। अब यहाँ पे देखो स्मॉल फ्रीक्वेंट मील
5 टाइम्स डे, मतलब आप 2 बार खाते हो या 3 बार खाते हो, लेकिन उसको आप 5 बार में उतना ही खाना खाओ, लेकिन 5 बार में खाओ, छोटे छोटे पार्ट्स में उसको बदल दो। और यहाँ पे देखो हाई फाइबरस डाइट लेना है, रॉ फ्रूट एंड वेजिटेबल लेना है। हाई फाइबर डाइट क्यों है? क्योंकि अगर हाई फाइबर डाइट होते हैं तो कॉन्स्टिपेशन वाला जो कंडीशन होता है, ठीक है, कॉन्स्टिपेशन का कंडीशन नहीं होगा। तो हाई फाइबर डाइट होगा तो वो क्या होता है, बहुत आसान होता है, ठीक है। तो कॉन्स्टिपेशन वाला कंडीशन नहीं होगा तो अदर प्रॉब्लम से हम अवॉइड कर सकते हैं। उसके बाद अवॉइड करना है स्पाइसी डाइट, कोई भी स्पाइसी, तीखी या मसालेदार जो डाइट है उसको क्या करेंगे, हम अवॉइड करेंगे। फिर उसके बाद बात करते हैं, एक क्या है, एंटी कोलिनर्जिक ड्रग्स। एंटी कोलिनर्जिक ड्रग देखो क्या है, दीज ड्रग रिड्यूस एचसीएल सिक्रीशन बाय डिक्रीज बैगल स्टिमुलेशन। देखो डिक्रीज बैगल स्टिमुलेशन ऑफ एचसीएल एसिड, इसमें बैगस को स्टिमुलेट करने के लिए हम देंगे क्या, एंटी कोलिनर्जिक ड्रग। और बैगल स्टिमुलेट होगा तो एचसीएल का सिक्रीशन ज्यादा होगा, तो इसीलिए हम एंटी कोलिनर्जिक देंगे। तो जो बैगल स्टिमुलेशन हुआ है उसको क्या कर देगा, ये रोक देगा। दीज ड्रग आर बेस्ट टू टेकन 1 आवर्स बिफोर मील। जैसे ही आप क्या करेंगे, खाना खाएंगे उसके 1 घंटे बाद इसको हम देंगे, ठीक है। जैसे डाइक्लोमिन हाइड्रोक्लोराइड, ठीक है, हाइड्रोक्लोराइड बोलते हैं, ठीक है। इस ड्रग को हम लेंगे, ये क्या है, एंटी कोलिनर्जिक, जो बैगल स्टिमुलेशन, जो ये बैगल है, इस बैगल स्टिमुलेशन को कम कर देगा। और जैसे ही कम कर देगा तो एचसीएल का सिक्रीशन भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, ठीक है। और एचसीएल का सिक्रीशन कम होगा तो अल्सर होने का रिस्क भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। अब देखो बात करते हैं, नेक्स्ट है हमारा मैनेजमेंट में सर्जिकल मैनेजमेंट। सर्जिकल मैनेजमेंट में पहला है बैगोटोमी। आपको पता है बैगल स्टिमुलेशन होगा तो बैगोटोमी में क्या करते हैं, जो स्टमक होते हैं वहां की जो भी बैगस नर्व होती है, उस बैगस नर्व को क्या हम कर देंगे, कटिंग कर देंगे। देखो सर्जिकल कटिंग ऑफ वेगस नर्व, वेगस नर्व को कट करेंगे टू एलिमिनेशन द एसिड सिक्रीशन। और जो गैस्ट्रिक सेल्स के द्वारा जो गैस एसिड का सिक्रीशन हो रहा है उसको क्या कर देंगे, हम कम कर देंगे। सिक्रीटिंग स्टिमुलेटिंग टू गैस्ट्रिक सेल जो होते हैं उसको हम क्या कर देंगे, कम कर देंगे, क्योंकि बैगस इसको स्टिमुलेट नहीं कर पाएगा तो एसिड का सिक्रीशन भी नहीं हो पाएगा। दूसरा नेक्स्ट पॉइंट है कि बैगोटोमी विथ पाइलोरोप्लास्टी। देखो बैगोटोमी तो आपको समझ में आ गया कि बैगस का जो नर्व को कट कर देंगे। पाइलोरोप्लास्टी क्या है, इट इज कंबाइंड विद सर्जिकल प्रोसीजर टू ट्रीट सीवियर पेप्टिक अल्सर बाय द कटिंग द वेगस नर्व। पहला देखो कटिंग द वेगस नर्व टू रिड्यूस स्टमक एसिड्स एंड वाइडनिंग द पाइलोरस टू अलाउ फूड टू पास फ्रॉम द स्टमक टू द स्मॉल इंटेस्टाइन। जैसे देखो ये स्टमक है, ठीक, एक तो यहां से ऐसी नर्व इसकी आई रहती है, इस नर्व को हम कट कर देंगे तो यहाँ पे स्टिमुलेशन नहीं होगा तो एचसीएल का सिक्रीशन कम होगा। दूसरी बात है कि जो यहाँ की जो डायमीटर है, समझ रहे हो ना, यहाँ पे ये ऐसे दबा हुआ रहता है, हम तो बैगल स्टिमुलेट, तो इसको हम क्या करेंगे, बढ़ा देंगे, ठीक, इसको हम वाइड कर देंगे। जब वाइड कर देंगे तो यहाँ पे क्या होगा, फूड ज्यादा जाएगा, जिसकी वजह से यहाँ की फूड रुक नहीं पाएगा। क्योंकि देखो जब यहाँ से फूड आता है तो यहाँ पे जैसे ही टकराता है पाइलोरिस एंट्रम में, तो गैस्ट्रिक जूस का क्या होता है, गैस्ट्रीन हार्मोन्स का क्या होता है, स्टिमुलेशन होता है, सिक्रीशन कराता है। तो हम यहाँ पे जब वाइड कर देंगे तो यहाँ पे फूड जब आएगा तो यहाँ पे टच नहीं होगा, मानो टच होगा तो उतना नहीं होगा जितना इफेक्ट करना चाहिए। तो इस तरह से ये फूड क्या होंगे, बाहर जा सकते हैं, ठीक है। या मान लो यहाँ डाइजेस्ट होंगे तो यहाँ से जल्दी चले जाएंगे, तो यहाँ पे क्या देखने को नहीं मिलेगा, मतलब इसकी वजह से आपको कम देखने को मिलेगा एचसीएल का सिक्रीशन। तो ये हमारे लिए फायदेमंद होता है। फिर क्या है, एंट्रेक्टोमी। नेक्स्ट देखो क्या है, एंट्रेक्टोमी। एंट्रेक्टोमी क्या आल्सो कॉल्ड है, जिसे बोलते हैं डिजिटल गैस्ट्रेक्टोमी। डिजिटल गैस्ट्रेक्टोमी, रिमूवल ऑफ द स्टमक एंट्रम। अब देखो स्टमक एंट्रम क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि मैंने आपको बताया कि यहाँ पे पाई जाती है जी सेल, जी सेल पाई जाती है, और ये जी सेल प्रोडक्शन करती है किसकी, गैस्ट्रिन, गैस्ट्रिन हार्मोन्स का प्रोडक्शन करती है। और गैस्ट्रिन हार्मोन्स क्या करती है, स्टिमुलेट करती है किसको, एचसीएल के प्रोडक्शन को, ठीक है। अब एचसीएल के प्रोडक्शन को करती है तो इसीलिए हम इसमें क्या करेंगे, इस गैस्ट्रिक एंट्रम को ही क्या करेंगे, रिमूव कर देंगे, जिसकी वजह से ना जी सेल एक्टिवेट, जी सेल भी बाहर आ गया, तो इससे गैस्ट्रिन भी स्टिमुलेट नहीं होगा और इस तरह से क्या होगा, एचसीएल का प्रोडक्शन भी कम हो जाएगा। तो ये भी बहुत उपयोगी है। नेक्स्ट है गैस्ट्रो इंट्रोस्टोमी। एंट्रोस्टोमी, गैस्ट्रो एंट्रोस्टोमी, इसके अंदर देखा, इट इज द प्रोसीजर टू ड्रेन, ड्रेन देखो समझ जाएगी निकालने के लिए, ड्रेन टू कनेक्शन इज मेड सर्जिकली बिटवीन द बॉटम ऑफ द स्टमक एंड जेजुनम टू फैसिलिटेट।
न्यूट्रलाइजेशन ऑफ गैस्ट्रिक एसिड बाय द अल्कलाइन इंटेस्टाइनल कंटेंट। अब देखो क्या कह रहा है कि जो ये हमारा स्टमक है, ठीक, अब ये स्टमक हो गया, इस तरह से होता है, राइट। तो अब ये क्या कर रहा है कि जो ये हमारा लोअर पोर्शन ऑफ स्टमक है, इसको हम किससे कनेक्ट कर रहे हैं, यहाँ पे देखो बॉटम ऑफ स्टमक, मतलब बॉटम है स्टमक का, और किससे कर रहे हैं, जेजुनम से। ये यहाँ पे जेजुनम का फर्स्ट पार्ट होता है, तो इसको हम कनेक्ट कर देंगे, ठीक। मतलब इस तरह से देखने को मिलेगा, इस तरह से ये स्टमक ऐसे हो गया, इस तरह से देखो कनेक्ट हो जाएगा, ठीक। इस तरह से कनेक्ट हो जाएगा, तो यहाँ जो फूड होगा डायरेक्ट जेजुनम में आ जाएगा। जेजुनम में आ जाएगा तो जेजुनम में आपको पता है यहाँ पे एल्कलाइटिक जूस होती है, जो पैंक्रियाटिक जूस होती है, बाइल जूस होता है, ये एल्कलाइन नेचर के होते हैं, तो ये क्या करेंगे, HCl को न्यूट्रलाइज कर देंगे, ठीक है। नेक्स्ट जो है सब टोटल गैस्ट्रेक्टोमी। सब टोटल गैस्ट्रेक्टोमी में क्या होता है, पेशेंट विथ क्रोनिक गैस्ट्रिक, अगर वो पेशेंट क्रोनिक गैस्ट्रिक अल्सर से रिस्क है, तो ये रिस्क हो सकता है कि उसे गैस्ट्रिक कैंसर भी हो सकता है। तो इन विच कंडीशन पार्शियल रिमूवल ऑफ स्टमक इन डन, इसमें क्या करते हैं, पार्शियल रिमूवल कर देंगे, मतलब कि जो स्टमक होता है उसको क्या कर देंगे, हम रिमूव कर देंगे। इसके अंदर दो टाइप के कंडीशन आपको देखने को मिलते हैं, दो कंडीशन देखो, दो रास्ते आपको देखने को मिलते हैं। तो पहला है गैस्ट्रोड्यूडेनोस्टोमी, जिसे बिलरोथ फर्स्ट बोलते हैं। गैस्ट्रोड्यूडेनोस्टोमी में क्या होता है कि जो ये आपका ये स्टमक हो गया और ड्यूडेनम हो गया, तो यहाँ से क्या करेंगे कि जो स्टमक है, पहले देखो गैस्ट्रोड्यूडेनोस्टोमी, तो यहाँ गैस्ट्रोड्यूडेनम को क्या करेंगे, एनास्टोमोस कर देंगे, कट करके जितना पार्ट गड़बड़ है उस पार्ट को हटा के बाकी स्टमक और ड्यूडेनम को क्या करेंगे, एनास्टोमोस कर देंगे, जिसे बिलरोथ फास्ट बोलते हैं। और इस तरह से जो अफेक्टेड पार्ट है वो क्या हो गया, बाहर हो गया, क्योंकि देखो लंबे समय तक वो एसिड का है, तो वो में भी चांस है कि गैस्ट्रिक कैंसर बता, इसलिए उस पार्ट को ही क्या कर देंगे, रिमूव कर देंगे। दूसरा है गैस्ट्रोजेजुनोस्टोमी। अब गैस्ट्रोजेजुनोस्टोमी में क्या है, जैसे मान लो कि ये स्टमक है, ये इस तरह से स्टमक है, तो ये जो जेजुनम है, तो मान लो यहाँ पे एसिड हुआ या ड्यूडेनल अल्सर है, तो यहाँ पे इसको कट कर देंगे, कट करके इसको यहाँ से जोड़ देंगे, ठीक है। जो जेजुनम है, जेजुनम से जोड़ देंगे, ताकि यहाँ जो एसिड वाला प्रॉब्लम है, ये अगर क्रोनिक, देखो ये कंडीशन क्रोनिक कंडीशन में लिया जाता है, ठीक है, जिसकी वजह से यहाँ पे अब ये कट कर देंगे और इसको यहाँ पे जो है एनास्टोमोस कर देंगे, कहाँ पे, जेजुनम से, और इसी को बोलते हैं बिलरोथ क्या सेकेंड, और इसको बोलते हैं क्या, बिलरोथ क्या फर्स्ट, ठीक। ये कर दिए, तो अब यहाँ कर देंगे तो डायरेक्ट ये इसमें चले जाएंगे, तो न्यूट्रलाइज हो जाएंगे। फिर टोटल गैस्ट्रेक्टोमी में हम क्या करते हैं कि जो ये हमारा जेजुनम है, तो स्टमक हटा के सीधा क्या करेंगे, ड्यूडेनम से जोड़ देंगे, ड्यूडेनम नहीं है तो जेजुनम से जोड़ के इसको पूरी तरह से हम टोटल गैस्ट्रेक्टोमी कर देंगे, पूरी तरह से स्टमक को क्या करेंगे, रिमूव कर देंगे, ठीक है। ये आपका सर्जरी हो गया। नेक्स्ट पॉइंट अगर हम बात करनी, तो नेक्स्ट पॉइंट है नर्सिंग मैनेजमेंट। अब देखो मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है नर्सिंग मैनेजमेंट, सबसे ज्यादा होता है, हालांकि आप लोग को सब पता ही रहता है। तो इसमें पहला पॉइंट है असिस्ट द लोकल लोकेशन, ड्यूरेशन एंड इंटेंसिटी सीवियरिटी ऑफ पेन। अब देखो जो पेशेंट है उसका पहले देखेंगे लोकेशन की, हमारा जो रीजन से हम पता कर लेंगे कि किस रीजन में दर्द कर रहा है, मतलब इससे आपको क्लियर पता चला है कि ऊपर साइड कर रहा है, नीचे साइड है, ड्यूडेनल है या गैस्ट्रिक है या डेडुनम है, तो आसानी से पता कर सकते हैं। उसके बाद ड्यूरेशन कैसा है, और उसके बाद इंटेंसिटी जो सीवियरिटी ऑफ पेन है वो कैसा है, उसका दर्द कैसा हो रहा है, सीवियर हो रहा है, माइल्ड हो रहा है, मॉडरेट हो रहा है, ये आपको असिस्ट करना। फिर असिस्ट एंड रिव्यू फैक्टर दैट एग्रीवेट टू इंक्रीज पेन और इंक्रीज पेन। देखो ऐसे फैक्टर को आप रिव्यू करेंगे जो जिसकी वजह से उसकी जो पेन है वो बढ़ रही है, ऐसा कौन सा एग्रीवेटर है जो पेन को बार बार बढ़ा रहा है, तो उसको क्या करेंगे, हम अवॉइड करेंगे। जैसे मान लो कोई आपने टफ चीजें खा ली, जैसे रफ चीजें खा लिया आपने, बिना कुचले खा लिया, या कोई हार्ड चीज आपने खा लिया, ठीक है, तो वो जाके टच होगा, तो जिसकी वजह से आपको बहुत ज्यादा दर्द होगा, तो इस चीज को हम अवॉइड करेंगे, ठीक है, तो पेशेंट को मना करेंगे। इंस्ट्रक्ट द पेशेंट नॉट टू टेक गैस्ट्रिक इरिटेंट फूड, ऐसा फूड को हम गैस्ट्रिक इरिटेंट फूड को हम क्या करेंगे, अवॉइड करने के लिए उस पेशेंट को बोलेंगे, ताकि वो गैस्ट्रिक फूड को क्या कर सके, अवॉइड कर सके, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है प्रोवाइड एज अ वेल बैलेंस्ड डाइट टू पेशेंट।
पेशेंट को क्या करेंगे, हम वेल बैलेंस डाइट प्रोवाइड करेंगे ताकि उस पेशेंट के अंदर क्या है, जो प्रॉब्लम्स हो रही हैं, ठीक है, तो बैलेंस डाइट है, न्यूट्रिशन का वैल्यू भी क्या हो, कम ना हो, इस तरह से उसका जो प्रॉब्लम्स है वो क्या हो जाए, सॉल्व हो जाए, ठीक है। तो आज के लिए यही, आज का ये डिजीज आपका फिनिश हो गया है। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू, थैंक यू सबको, ठीक है। ये क्या हो गया, हमारा यहाँ से खत्म हो गया है। एक बार मैं फिर से आपको ये दिखा दे रहा हूँ, चाहे तो आप वीडियो को पॉज करके आप इस चीज को क्या कर सकते हैं, आप ले सकते हैं, अन्यथा जैसे आपको ये नोट्स चाहिए तो आप हमारे जो चैनल पे दिए गए कॉन्टेक्ट नंबर है तो उस पर संपर्क करेंगे तो मैं वहां से आपको ये नोट्स प्रोवाइड कर सकता हूँ, ठीक है। उसके बाद तो ठीक है, अगर इसमें कोई भी डाउट है तो आप कमेंट में आप उस डाउट को कह सकते हैं कि सर ये चीजें हमें नहीं समझ में आई है, तो मैं उसको आपको फिर से शॉर्ट वीडियो में एक्सप्लेन कर दूंगा कि वो कैसे हुआ है, रेशनल, कंप्लीट रेशनल आपको दे दूंगा ताकि आपको इसके अंदर किसी भी प्रकार का कभी प्रॉब्लम नहीं है। और इस तरह से आपका जो पेप्टिक अल्सर डिजीज ये कंप्लीट थ्योरी बेसिस पे दिया है, जो एकेडमिक आपकी बेसिस जो आती है एकेडमिक एग्जाम के लिए परफेक्ट है, ठीक है। ये बहुत परफेक्ट नोट्स है, आपको आसान भाषा में भी है, आपको इसमें ज्यादा कोई डीप लैंग्वेज का यूज नहीं हुआ है जिससे आपको समझने में दिक्कत हो रही हो। मैंने एक एक पॉइंट को आपको बहुत अच्छे तरीके से समझा दिया है, ठीक है, तो आप इसको आसानी से कर सकते हैं, ठीक है। तो बस आपसे बस यही एक निवेदन है कि कृपया करके हमारे जो YouTube चैनल है, और हाँ पहले मैं आपसे भी एक वादा कर दूं कि अभी तक मेरी तरफ से बहुत सी मिस्टेक्स हुई हैं, इस चीज को मैं एक्सेप्ट करता हूं, तो मैं अपने सारे स्टूडेंट से इस चीज के लिए माफी मांगता हूं कि मैंने काफी लॉन्ग टाइम तक अपने इस YouTube क्लास को मैंने क्या किया था, बंद कर दिया था, ठीक है। तो इसके लिए सच में बहुत मुझे भी अफसोस हुआ कि मैं इस चीज को कोशिश कर रहा था लेकिन कोशिश करने में मुझे बहुत प्रॉब्लम्स हो रही थी, तो इसीलिए मैंने उसको अभी होल्ड कर दिया था, ठीक है। डायरेक्ट बोर्ड पे उस पर पढ़ा रहा था, इसमें क्या है पीडीएफ में पढ़ाएंगे अभी, बस कुछ समय बाद अभी इसमें मेरा वो, इसमें मैं लाइव क्लासेस ज्यादातर अब कोशिश करूंगा कि आप लाइव जो, ठीक है। तो हमारे जो ये चैनल है, ये चैनल का नाम है, आप लोग को पता भी है, ठीक है। तो चैनल का नाम भी है ट्यूटर क्लासेस, ठीक है। तो ज्यादा इसको आप शेयर करिए, ठीक है। जो बच्चा कमजोर है उसको शेयर करिए और लाइक करिए, ठीक है। जो भी कोई भी प्रॉब्लम्स अगर आपको हो रही हैं तो आप सीधा आप हमें कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। कमेंट में मैं आपका सारा जवाब दूंगा, ठीक है। जो भी आपको डाउट्स है कि ये नहीं समझ में आ रहा है या जिस टॉपिक पे आपको कहना है, लेकिन याद रखिए कि पहले जीआईटी के सारे डिसऑर्डर मैं खत्म कर दूंगा और उसके बाद मैं आपको एक और बता दूं कि यहाँ पर आपको किस किस सब्जेक्ट की नोट्स मिल सकती हैं। तो पहले मैं बता दूं, आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है जो आपका एनाटॉमी, ठीक है। एनाटॉमी हो गया पहला, ये आपको मिलेगा। दूसरा उसके बाद आपको एनाटॉमी जो मिलेगा उसी के साथ उसका एमएसएन का नोट्स भी मिलेगा, ठीक है, ताकि आपको आसान रहे दोनों को कोरिलेट करके पढ़ने में। फिर तीसरा आपका जो पॉइंट है यहाँ पे आपको ओबीजी, ठीक है, ओबीजी की भी आपको क्लासेस इस पे मिल जाएंगी। और चौथा आपका जो है यहाँ पे मिलेगा पीडीएफ, ठीक है। पीडीएफ का भी नोट्स आपको यहाँ पे बहुत इजी लैंग्वेज में एक एक पॉइंट आपको क्लियर करा दिया जाएगा जिससे कि आपको दिक्कत नहीं होगी, बहुत आसान भाषा में आप इस क्या कर सकते हैं, कर सकते हैं, ठीक। और दूसरा है आपका फार्मा, ठीक है, फार्मा। ये देखो 5 सब्जेक्ट हैं जो आपको 5 सब्जेक्ट के नोट्स यहाँ पे आपको क्या होंगे, मिलेंगे, ठीक है, विथ एक्सप्लेनिंग, ठीक, एक्सप्लेनेशन, ठीक है, एक्सप्लेनेशन के साथ मिलेंगे। और हाँ, आप ये भी जैसे आप खुद पढ़े होंगे, बहुत से टॉपिक्स पढ़े होंगे, अगर कोई भी टॉपिक्स ऐसा जो आपको बीएससी नर्सिंग की स्टूडेंट हो
चाहे जीएनएम के स्टूडेंट हो, जो टॉपिक आपको नहीं समझ में आया हो, जैसे आप खुद पढ़ते हो कभी कभी ऐसा कि यार क्या ये दिया है एग्जाम में सबसे ज्यादा वो पूछा जाता है, तो उस टॉपिक को आप कमेंट में बताइए, मैं उस टॉपिक को आपको बहुत इजी लैंग्वेज में स्टार्ट कर सकता हूँ। लेकिन हाँ, याद रखिए कि ये वाला जो टॉपिक था इसमें सबसे ज्यादा लंबा ये टॉपिक हो गया था, क्योंकि मैं इसमें सोच रहा था कि एक भी कंटेंट छूटे ना, फिर भी मैंने कुछ कंटेंट छूटे हुए हैं, लेकिन मैक्सिमम पोर्शन मैंने इसका कवर कर दिया है। तो इस पेप्टिक अल्सर को आप बस इसको एग्जाम के समय जैसे आप एक बार ऐसे रिव्यू कर लो, एक बार नोट्स पहले इसका बना लो, फिर उसको एक बार रिव्यू कर लो, उसके बाद एग्जाम में जाने से पहले बस एक बार और रिव्यू कर लो, उसके बाद आपको 100% कह रहा हूं, आप इस क्वेश्चन आपको 100% आप इस क्वेश्चन को करके आएंगे और पूरा का पूरा नंबर आएगा। और आपको पता है कि ये जब एमएसएन का ये ऐसा बड़ा टॉपिक है जो सबसे ज्यादा पूछा जाता है, कभी आपको ये 10 नंबर में दे दिया, ठीक है, तो इस तरह से ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। आज एक टॉपिक फिनिश, देखो जब भी मैं टॉपिक कोई भी स्टार्ट करूंगा उसको फिनिश कर दूंगा एक ही क्लास में, ताकि आप लोगों को कम समय में भी क्या वो टॉपिक क्लियर हो जाए। ठीक है, तो धन्यवाद। आप हमारे वीडियो को लाइक करने के लिए अब मैं आपसे निवेदन करता हूं फिर से कि आप हमारे वीडियो को लाइक शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों को भेजिए, जो दोस्त पढ़ने में कमजोर है, जिसको टॉप करना है अपनी क्लास में और हर एक चीज को इजी भाषा में, इसी इजी लैंग्वेज में समझना है, तो हमारे चैनल को फॉलो करें। ठीक है।